कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे। लोग 150 पार होने के लाले पड़े। संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराए? वो लेकिन सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे। तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा। और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो। हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई, कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है? एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं। कहां पर इस पे हो रहा है? आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते। तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। जो संविधान की बात कही, संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने
तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा, अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात हमने अंत क्या कर दिखाई, मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं। अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना। कांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, टिकटॉक बैन करके। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 300 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए। असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति हो तो। करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। चलिए, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। सुधांशु जी, जल्दी से एक कमेंट आप। देखिए, अब मैं अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने शांति से सुना है, अब जैसा मैंने शांति सुना वैसे सुनेंगे। देखिए, इनको क्या भरोसा है, गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए, ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने तो बिल्कुल कहा, हमारे 20 सैनिक थे, उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाके अंतिम संस्कार कराया गया। मगर ये चीन के बारे में कहते हैं, आज जाकर जरा चीन की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में, 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था। अगर आप देखें, इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन से रेमिटेंस आया, $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए,
अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है, उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए?